हम लोग डिस्कस करेंगे अपने थर्ड लेक्चर में स्पीड एंड वेलोसिटी। फिर हम लोग एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी को डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स को भी कवर करने जा रहे हैं। स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी होगा, जबकि वेक्टर एक फिजिकल क्वांटिटी होगा। स्पीड डिस्टेंस से रिलेटेड होगा, जबकि वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड होगा। सेकेंड लेक्चर में हम लोग डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों टॉपिक को कंपेयर किए थे, जहाँ पे डिस्टेंस के बारे में आपको ये बताया गया था कि एक्चुअल पाथ जो फॉलो होता है इनिशियल से फाइनल पॉइंट तक जाने में, उसका जो लेंथ होता है उसको डिस्टेंस कहते हैं, जो एक स्केलर क्वांटिटी है। जबकि डिस्प्लेसमेंट इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट के बीच का मिनिमम डिस्टेंस को बोलेंगे, या फिर हम कह सकते हैं कि जो शॉर्टेस्ट पाथ उस इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट के बीच का होगा उसी के लेंथ को डिस्प्लेसमेंट कहेंगे, जो एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी होगा। तो अगर हम बात करें कि स्पीड क्या होगा और वेलोसिटी क्या होगा, तो दोनों को हम लोग कंपेयर करते हुए देखते हैं। तो स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम। अब यूनिट टाइम का मतलब 1 सेकेंड। यूनिट टाइम का मतलब हम बोलने जा रहे हैं कितना, 1 सेकेंड। यहां पे हम लोग क्या बोलेंगे, टोटल डिस्प्लेसमेंट कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम, दैट इज 1 सेकेंड। तो जहां तक फार्मूला का बात है, वेलोसिटी को हम लोग v से रिप्रेजेंट करेंगे। आगे चल के u एंड v दोनों टर्म यूज करेंगे। u इनिशियल वेलोसिटी को, जबकि v फाइनल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करेगा। लेकिन तत्काल हम लोग v के बेसिस पे ही फार्मूला को देखें। v इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हो जाएगा फार्मूला। अब अगर v इज इक्वल्स टू देखें तो डिस्प्लेसमेंट को हम लोग s से रिप्रेजेंट किए थे और टाइम को हम लोग t से रिप्रेजेंट करेंगे। तो s अपॉन t जो होगा हम लोग का वेलोसिटी कहलाएगा। तो फार्मूला वेलोसिटी के लिए ये हो गया। अगर देखा जाए डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होगा, तो वेलोसिटी भी एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी होने जा रहा है। तो डिस्प्लेसमेंट का अगर यूनिट चेक करें और टाइम का यूनिट चेक करें, जो कि कहीं ना कहीं हमको वेलोसिटी का यूनिट के बारे में बताएगा। तो डिस्प्लेसमेंट ऑन SI सिस्टम इज मेजर्ड इन मीटर एंड टाइम is measured in second. So we are using meter for displacement and second for time. It becomes meter per second. It is SI unit of velocity. Similarly, अगर बात करें speed is equals to, तो speed is distance over time. The speed is distance over time, and distance is here represented by d and time is represented by t. So speed we can write distance by time. Now if we want to find SI unit of speed, it becomes unit of distance upon unit of time. So unit of distance is meter and time is second. So meter per second is also the SI unit of speed. Next point, a scalar quantity. A scalar quantity and it is a vector quantity. वेलोसिटी जो होगा वो एक वेक्टर क्वांटिटी होगा, और वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन का बात होगा, जबकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड का बात होने जा रहा है। अगर बात करें यहाँ पे
कि जो यूनिट दिख रहा है हमको मीटर पर सेकेंड, इन जनरल कभी कभी क्वेश्चंस में किलोमीटर पर आवर भी गिवन होता है। तो अगर वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर में दिया हो और उसको हम लोग मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना हो, तो किस कन्वर्जन फैक्टर से उस वैल्यू को मल्टीप्लाई करें, उस चीज को हम लोग फाइंड आउट कर लें। तो इसके लिए अगर हम देखें तो एक क्वेश्चन के फॉर्म में ही हम ये बोल सकते हैं, कन्वर्ट 1 किलोमीटर पर आवर इंटू मीटर पर सेकेंड एंड कन्वर्ट 1 मीटर पर सेकेंड इंटू किलोमीटर पर आवर। और जब इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे तो कन्वर्जन फैक्टर हम लोग को नोन होगा, जो न्यूमेरिकल करते वक्त आसानी से कन्वर्जन में हेल्प करेगा। सो 1 किलोमीटर पर आवर को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 किलोमीटर अपॉन 1 आवर। अब हमको ये मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है, तो इस किलोमीटर को मीटर में और इस आवर को भी सेकेंड में कन्वर्ट करना होगा। अब 1 किलोमीटर इज 10 to the power 3 मीटर, because 1 kilometer is 1000 meter and 1 hour is equal to 60 minute and 1 minute is equivalent to 60 seconds, so it becomes 60 into 60 second, so it becomes finally 1000 upon 60 into 60 meter per second. 0 0 cancel, 3 to the 6, 5 to the, so it becomes 5 by 6 3 is 18, 5 by 18 मीटर पर सेकेंड। तो वेरी सिंपल हम लोग बोल सकते हैं कि किलोमीटर पर आवर को अगर हम लोग मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना हो तो कितने से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5/18 से। कितने से, 5/18 से। फॉर एग्जाम्पल अगर हमसे बोला जाए कि 36 किलोमीटर पर आवर को हमको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड में, तो इस 36 को हम लोग कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 5/18, 18 टू जा एंड 5 टू जा, दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 90 किलोमीटर पर आवर। इस बार जो स्पीड दिया या वेलोसिटी जो दिया वो 90 किलोमीटर पर आवर है और इस 90 किलोमीटर पर आवर को हमको कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड में, तो इसको भी हम लोग 90 को यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 5/18। ऐसा क्यों कर रहा है, क्योंकि हम इसको लिख सकते हैं 90 इंटू 1 किलोमीटर पर आवर, और 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकेंड। सो 90 इंटू 5/18, 18 5 90, इट बिकम्स 5 5 25 मीटर पर सेकेंड। तो जब हम लोग को किलोमीटर पर आवर में क्वेश्चन दिया होगा और मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने का जरूरत पड़े, तो जस्ट उस मैग्नीट्यूड को 5/18 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब उसका रिवर्स कि अगर मीटर पर सेकेंड में इंफॉर्मेशन हो और किलोमीटर पर आवर में, तो वेरी सिंपली बोल सकते हैं कि वैसा सिचुएशन में 18/5 से मल्टीप्लाई करना हो। लेकिन फिर भी उसको एक बार अगर देखा जाए तो हम चेक कर ले। इस बार 1 मीटर पर सेकेंड को कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में। तो क्वेश्चन है 1 मीटर पर सेकेंड इज इक्विवेलेंट टू हाउ मच, 1 किलोमीटर पर आवर। तो इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं 1 मीटर अपॉन 1 सेकेंड। अब 1 मीटर में कितना किलोमीटर, तो अगर हम बोले कि 1 किलोमीटर जो होता है वो 1000 मीटर होता है, इसलिए 1 मीटर जो होगा वो 1/1000 क्या हो जाएगा, किलोमीटर। उसी तरीके से 60 इंटू 60 सेकेंड जो होता है वो 1 घंटे के बराबर होगा, इसलिए 1 सेकेंड कितना होगा, तो 1/60 इंटू 60 आर। अब यहाँ से 1 मीटर को किलोमीटर में अगर पुट करते हैं तो 1/1000 हो जाएगा और यहाँ पे हम किलोमीटर लिख दें, और 1 सेकेंड को
आर में लिखना होगा तो हम इसको लिखेंगे 1/60 इंटू 60 और ये आर लिख दी। इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा 1/1000 इंटू 60/60/1 और यहाँ हो जाएगा किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे फिर से सॉल्व कर सकते हैं, 0 0 0 0 कैंसिल, 3 2 6 5 2 18 तो इट बिकम्स 18/5 किलोमीटर पर आवर। तो 1 मीटर पर सेकेंड इतने के बराबर हुआ। इसका मतलब कि जब वैल्यू अगर मीटर पर सेकेंड में दिया हो और कन्वर्ट करें हम किलोमीटर पर आवर में तो इसको निश्चित रूप से मल्टीप्लाई करना पड़ जाएगा 18/5 से। अगर एक एग्जांपल ले लें, बोला गया कि 5 मीटर पर सेकेंड कितने किलोमीटर पर आवर के बराबर होगा। तो हम इसको अगर देखें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 इंटू 1 मीटर पर सेकेंड, 5 इंटू 1 मीटर पर सेकेंड और 1 मीटर पर सेकेंड कितने के इक्वल है तो 18/5 के। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 5 इंटू 18/5 और यहाँ हो जाएगा किलोमीटर पर आवर। तो 5 कैंसिल कर देगा 5 को और आंसर आ जाएगा मेरा 18 किलोमीटर पर आवर, 18 किलोमीटर पर आवर। इस तरीके से ये कन्वर्जन फैक्टर हम लोग को रिमेंबर कर लेना चाहिए कि किस तरीके से स्पीड और वेलोसिटी का जो न्यूमेरिकल वैल्यू डिफरेंट यूनिट में दिया होता है उसको कैसे कन्वर्ट करें, उसको किस तरीके से कन्वर्ट किया जाएगा। एक और क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे, एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है which of the following is true for the ratio velocity to speed in given interval of time, किसी पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम में वेलोसिटी और स्पीड का रेशियो इसमें से क्या हो सकता है। पहला ऑप्शन इक्वल्स टू 1, दूसरा इज रेशियो इज ग्रेटर देन 1, तीसरा लेस देन 1 और चौथा लेस देन और इक्वल्स टू 1। इस क्वेश्चन को किस तरीके से करें, बोला गया कि इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है जब हम क्या फाइंड आउट करें, वेलोसिटी और स्पीड का रेशियो किसी गिवन इंटरवल ऑफ टाइम, किस तरह का मोशन है। तो हम यहाँ पे बोलेंगे किसी तरह का मोशन कंसिडर कर ले, ये मैटर नहीं करता है, क्वेश्चन में स्पेसिफाइड नहीं है कि मोशन किस तरह का है। तो हम लोग यहाँ पे किसी भी मोशन को कंसिडर करेंगे, टाइम इंटरवल दोनों के लिए इक्वल है। तो हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं वेलोसिटी ओवर स्पीड। अब दोनों का फार्मूला लिखते हैं, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम एंड स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर टाइम। ध्यान से देखा जाए तो डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम और इस बार टाइम ऊपर चला गया और डिस्टेंस नीचे, ये टाइम कैंसिल बिकॉज इन क्वेश्चन इट इज मेंशन दैट इंटरवल ऑफ टाइम फॉर बोथ इज सेम। So final we are going to find the ratio of displacement to distance। अगर हम बात करें कि अगर मोशन स्ट्रेट लाइन है, मोशन कैसा है, स्ट्रेट लाइन मोशन है, स्ट्रेट लाइन मोशन में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल होता है। स्ट्रेट लाइन मोशन में डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल होता है। कैसे, तो सपोज यहाँ पे पॉइंट ए है और ये ऑब्जेक्ट चला गया पॉइंट बी पे। अगर इस मोशन इस स्ट्रेट लाइन को फॉलो करता है कोई ऑब्जेक्ट तो मोशन बोला जाएगा स्ट्रेट लाइन। यहाँ पे इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच जाने का ये सबसे शॉर्टेस्ट पाथ होगा और इस शॉर्टेस्ट पाथ का जो लेंथ होगा उसी को हम लोग डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। जबकि एक्चुअल में भी यही सिचुएशन है कि ऑब्जेक्ट ए से बी तक इसी रास्ते से होके जा रहा है
means actual path is also this straight line. So the length of this straight line gives the magnitude of distance as well as displacement. So in case of a straight line motion, distance is displacement both are equal. In that situation the ratio velocity to speed will be equal to 1. तो अगर स्ट्रेट लाइन मोशन है तो ये वाला ऑप्शन सही होगा, अगर स्ट्रेट लाइन मोशन है तो फर्स्ट ऑप्शन सही होगा। बट यहाँ पे क्वेश्चन में मोशन किस तरह का है ये कंफर्म नहीं किया गया, इसलिए हर एक तरह के सिचुएशन को माइंड में रखना होगा। सेकेंड सिचुएशन ले, अब स्ट्रेट लाइन मोशन को छोड़ के किसी तरह का मोशन, सपोज ऐसा है कि अगर ए यहाँ पे है और बी यहाँ पे है, यहाँ से ऑब्जेक्ट चला और यहाँ पे आके रुका, तो यहाँ पे ये जो होगा शॉर्टेस्ट पाथ होगा और इसको डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, और ये जो होगा यहाँ से लेके यहाँ तक और फिर ये जो वैल्यू होगा यहाँ से यहाँ तक, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिस्टेंस। तो यहाँ पे बहुत ही क्लियरली बोला जा सकता है कि डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट इज डिफरेंट इन दिस केस, एंड आउट ऑफ टू विच इज मोर, सो डिस्टेंस इज मोर विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्लेसमेंट। अगर ऐसा है तो इस रेशियो में ऊपर डिस्प्लेसमेंट है और नीचे डिस्टेंस है, मीन्स ये वाला वैल्यू ज्यादा होगी और ये वाला वैल्यू कम, मतलब डिनोमिनेटर जो है न्यूमरेटर से ज्यादा है, इसका मतलब रेशियो 1 से कम आएगा। तो इस दोनों सिचुएशन को कंसीडर करें तो मेरा ऑप्शन होना चाहिए रेशियो ऑफ स्पीड वेलोसिटी टू स्पीड इज लेस देन और इक्वल्स टू 1। ये वाला जो ऑप्शन है किसी भी कंडीशन में वैलिड होगा, जबकि फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेट लाइन मोशन के लिए एप्लीकेबल होगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पे ये कंफर्म कर सकते हैं कि ऑप्शन डी होगा हमारा। कुछ और क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन है, इफ a car is moving with a speed of 72 kilometer per hour, with a speed of 72 kilometer per hour and covers a distance in 10 seconds, then calculate distance. So कार का स्पीड गिवन है और टाइम भी गिवन है, हमको डिस्टेंस निकालना है। तो हम लोग जानते हैं स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। सो डिस्टेंस इज d एंड टाइम इज t, इसलिए d इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। अब ध्यान से, अगर यहाँ पे कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो डिस्टेंस को कोशिश करना है कि ऐसा यूनिट में फाइंड आउट करना है, और डिस्टेंस का ऐसा यूनिट होगा मीटर। लेकिन यहाँ पे ध्यान से देखा जाए स्पीड का यूनिट अलग है और टाइम का अलग, मींस स्पीड ऐसा यूनिट में नहीं है जबकि टाइम ऐसा यूनिट में है। तो ऐसे सिचुएशन में हमको इसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करना होगा। तो स्पीड को सबसे पहले हम कन्वर्ट कर ले, 72 किलोमीटर पर आवर अगर मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, मींस 5/18 टाइम्स 72, 18 4 5 4 20 मीटर पर सेकंड। सो 20 मीटर पर सेकंड यहाँ पे पुट करेंगे 20, और टाइम कितना हो जाएगा 10, 20 इंटू 10 200, एंड 200 मीटर ये आंसर होगा हमारा। 200 मीटर डिस्टेंस वो कवर करेगा। नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो इसी दोनों टॉपिक से रिलेटेड होगा, एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है,
अगर बात करें कि एवरेज स्पीड क्या होता है, तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। मीन्स फार्मूला लगभग वही चीज है, बट टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम का बात किया जा रहा है। ऐसा यूनिट वही होने जा रहा है, बिकॉज डिस्टेंस मीटर और टाइम सेकेंड, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। वेलोसिटी एवरेज निकाले, तो इसके लिए हम लोग एवरेज वेलोसिटी के लिए हम लोग बोलेंगे टोटल डिस्प्लेसमेंट, सिंपली टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ध्यान रहिए एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का बात हम लोग करते कब है, उस समय जब ऑब्जेक्ट वेरिएबल वेलोसिटी से मूव करता है, उस समय जब ऑब्जेक्ट वेरिएबल वेलोसिटी से मूव करता है, तो हम लोग को किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस के बीच जो स्पीड का वैल्यू निकालना होता है वो एवरेज में हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, और वैसे सिचुएशन में टोटल डिस्टेंस या टाइम का कैलकुलेशन आसानी से हो पाता है। तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर बात करें हम लोग एवरेज वेलोसिटी का, तो इसी चैप्टर में हम लोग इसका एक और फार्मूला यूज करेंगे, और वो ये होगा कि इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। मतलब एवरेज वेलोसिटी जो होने जा रहा है, इनिशियल वेलोसिटी को हम लोग u से रिप्रेजेंट करते हैं और फाइनल वेलोसिटी को v से। हम लोग लिखेंगे u प्लस v अपॉन 2, u प्लस v अपॉन 2। u इज द इनिशियल वेलोसिटी, v इज द फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। लेकिन ध्यान रहे ये फार्मूला एप्लीकेबल कब है, तो नोट करके यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि इट इज एप्लीकेबल only when velocity of object changes uniformly। यूनिफॉर्म चेंज होना चाहिए वेलोसिटी का। इसका मतलब ये हुआ कि एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम में, हर एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम में वेलोसिटी में इक्वल इंक्रीज या इक्वल डिक्रीज हो। आगे चल के जब हम लोग एक्सेलरेशन टर्म पढ़ेंगे तो वहाँ पे बताया जाएगा कि ऐसे सिचुएशन में एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है, और वैसे मोशन को हम लोग मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन कहेंगे। वैसे सिचुएशन में उसको हम लोग बोलेंगे मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन। मीन्स वैसे ही मोशन के लिए ये फार्मूला एप्लीकेबल होगा, बट ये दोनों फार्मूला जो होगा किसी भी सिचुएशन में वैलिड है। अब इसी दोनों फार्मूला से रिलेटेड हम लोग कुछ न्यूमेरिकल्स को कवर करने जा रहे हैं। जैसे एक फर्स्ट क्वेश्चन अगर लिखें, क्वेश्चन है कि ये पॉइंट ए है और यहां से इतना दूर एक पॉइंट बी है। ए से चलता है कोई ऑब्जेक्ट ए मीटर पर सेकेंड स्पीड से, ए मीटर पर सेकेंड स्पीड से कोई चल के ए से कहां पहुंच जा रहा है, बी पे, और बी से वापस आते वक्त वो अपना स्पीड को चेंज कर लेता है और वो स्पीड हो जाता है बी मीटर पर सेकेंड का। इसका मतलब ए से बी जाते वक्त का जो स्पीड है वो कांस्टेंट है ए मीटर पर सेकेंड, और आते वक्त का स्पीड है बी मीटर पर सेकेंड। और हम लोग को कैलकुलेट करना है एवरेज स्पीड। हम लोग को कैलकुलेट करना है कि एवरेज स्पीड क्या होगा। तो इस तरीके से अगर देखा जाए, अभी तक जो फार्मूला मेरे माइंड में है वो एवरेज स्पीड से रिलेटेड ये इंफॉर्मेशन दे रहा है कि ये टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम का रेशियो है। इस क्वेश्चन में ना तो टोटल डिस्टेंस दिख रहा है और ना ही टोटल टाइम दिख रहा है। तो आखिर कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे? दिख रहा है क्या, इंफॉर्मेशन क्या है कि फ्रॉम ए टू पॉइंट बी
it covers with a constant speed of a meter per second, and on returning the speed of object is now changed to b meter per second, but again from b to a the speed is uniform again. So in this situation we are going to determine average speed. So very simple, स्पीड को हम लोग क्या लिखने जा रहे हैं, एवरेज स्पीड को लिखेंगे टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। मान लेते हैं कि ए और बी के बीच डिस्टेंस जो है, सपोज डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज डी। अगर डिस्टेंस ए और बी के बीच डी है तो टोटल डिस्टेंस जाते वक्त ए से बी जाते वक्त डिस्टेंस हुआ डी मीन्स, और बी से ए आते वक्त भी डिस्टेंस कितना हो गया डी। और टाइम सपोज यहाँ पे जो जाते वक्त टाइम लग रहा है वो t1 और आते वक्त जो टाइम लग रहा है वो t2, मीन्स ए टू बी के बीच जब जा रहे हैं तो टाइम t1 और बी से ए आते वक्त टाइम लग रहा है t2। तो यहाँ पे टाइम जो हम लोग मेंशन करेंगे t1 प्लस t2। ना तो d दिया हुआ है, ना t1 दिया हुआ, ना t2 दिया हुआ है। क्या इंफॉर्मेशन है मेरे पास? तो इंफॉर्मेशन है जब a से b जा रहे हैं तो वेलोसिटी मेरा कितना है, स्पीड मेरा कितना है, तो स्पीड है a मीटर पर सेकेंड, a मीटर पर सेकेंड। तो a इज इक्वल्स टू स्पीड हम लोग को पता है डिस्टेंस बाय टाइम, तो डिस्टेंस कितना कवर किया जाते वक्त d और टाइम कितना लगा जाते वक्त t1। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे t1 के जगह पे d अपॉन क्या पुट कर सकते हैं a। उसी तरीके से जब b टू a ऑब्जेक्ट वापस आ रहा है तो स्पीड क्वेश्चन में मेंशन्ड है b मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे अगर बात करें कि जो स्पीड b है वो डिस्टेंस कितना होगा d अगेन, क्योंकि रास्ता वही है बस बैकवर्ड डायरेक्शन में आ रहा है, और टाइम कितना इसमें लग रहा है t2। यहाँ क्वेश्चन राइज होता है कि सब कुछ सेम है तो टाइम डिफरेंट क्यों है? डिफरेंट होने के पीछे रीजन स्पीड का, क्योंकि स्पीड डिफरेंट है तो टाइम भी डिफरेंट होगा। तो d अपॉन t और t2 लिख देंगे, इसलिए t2 इज इक्वल्स टू हम लोग यहाँ पे लिख देंगे d अपॉन b। अब बस t1 एंड t2 को यहाँ पे उठा के पुट कर दें तो क्या हो जाएगा मेरा 2d अपॉन t1 के जगह पे d अपॉन a एंड t2 के जगह पर भी d अपॉन a, t2 के जगह पे d अपॉन b, सॉरी। अब यहाँ पे अगर देखा जाए इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये सॉल्व करने पे ऐसा हो सकता है 2d अपॉन एलसीएम जो होगा a और b का ab, और यहाँ हो जाएगा db प्लस da। थोड़ा और इसको सॉल्व करें 2d अपॉन 1 लिख सकते हैं, 2d अपॉन 1, ab चला जाएगा ऊपर अपॉन नीचे बच जाएगा da db प्लस da, db प्लस da। और थोड़ा सा देखिए तो यहाँ लिख सकते हैं 2abd अपॉन, यहाँ पे d कॉमन हो जाएगा तो बच जाएगा क्या a प्लस b, d कैंसिल d करेगा तो मेरे पास जो आ गया 2ab अपॉन a प्लस b। सो फाइनली हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू 2ab अपॉन a प्लस b। अब अगर इसी तरह का क्वेश्चन होगा कि a से b जाते वक्त स्पीड दिया हो और b से a आते वक्त स्पीड दिया हो, तो डायरेक्टली अगर a और b को रिप्लेस करके उस वैल्यू को पुट करें तो क्वेश्चन बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व हो जाएगा। जैसे अगर बोला a से b 36 किलोमीटर पर आवर से गया और b से a वापस आते वक्त स्पीड थोड़ा सा इंक्रीज हुआ और वो हो गया 54 किलोमीटर पर आवर, तो एवरेज स्पीड पूछा जा रहा है क्या होगा, एवरेज स्पीड पूछा जा रहा है क्या होगा। अगर एवरेज स्पीड पूछा जाए तो हम लोग यहाँ पे बोल सकते हैं कि 2 और जाते वक्त का स्पीड 36, आते वक्त का स्पीड 54 अपॉन क्या लिखेंगे 36 प्लस 54। इसको सॉल्व करेंगे आंसर हमारा आ जाएगा।
ऐसे क्वेश्चन में हम लोग 36 और 54 को ऐड करके 2 से अगर डिवाइड करते हैं तो रॉन्ग आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि अगर हम बात करें कि हम एवरेज स्पीड फाइंड आउट करना है तो टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, और टोटल डिस्टेंस हम लोग को कंसीडर करना होगा और टोटल टाइम को, और फाइनली स्पीड के फार्मूला से टाइम को स्पीड के टर्म में लिख के यहाँ पे पुट करना होता है, और तब जाके हम लोग को आंसर फाइंड आउट हो पाएगा। कुछ इसी पैटर्न का एक दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। कुछ इसी पैटर्न का एक सेकंड क्वेश्चन ये है कि 1/3 है ना, बोलेंगे if one third distance between 2 point is covered with a constant speed of 20 meter per second and rest of the distance with a velocity of 15 meter per second. Calculate average speed and average velocity। हम लोग को यहाँ पे एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी को डिटरमाइन करना है। बोला 1/3 डिस्टेंस का, सपोज हम लोग को कहाँ से कहाँ तक जाना है, पॉइंट ए इज हियर एंड पॉइंट बी इज हियर। ये मान लेते हैं कि 1/3 है, इस पॉइंट को सी बोल दे रहे हैं। ये जो डिस्टेंस दिख रहा है ये 1/3 है, और तो ये जो डिस्टेंस बचा है, टोटल डिस्टेंस को ऐसा करते हैं, फिर से हम लोग डी कंसीडर करते हैं। तो टोटल डिस्टेंस इज इक्वल्स टू, ये 1/3 है तो इसको हम लोग लिखेंगे 1/3 टाइम्स ऑफ टोटल डिस्टेंस डी, दैट इज d/3। तो ये कितना हो जाएगा, d माइनस d/3, क्योंकि टोटल डिस्टेंस d है और d/3 ऑलरेडी कवर किया जा चुका है। d माइनस d/3 इज इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं 2d/3। चलिए अब यहाँ से जो क्वेश्चन में बोला गया कि A से 1/3 जो डिस्टेंस कवर किया, उस समय जो स्पीड था वो 20 मीटर पर सेकेंड है, जबकि रेस्ट में जो स्पीड है वो 15 मीटर पर सेकेंड का है। अब चलिए यहाँ से A से C जाने में टाइम हम लोग कंसिडर करते हैं t1, और C से B मीन्स रेस्ट जो बचा डिस्टेंस उसको कवर करने में जो टाइम लग रहा है वो t2 लग रहा है। फिर उसी तरीके से हम लोग लिखेंगे कि एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, d, क्योंकि ऑब्जेक्ट A से B कवर किया, और टाइम दो पार्ट में हम लोग कंसिडर किए, एक t1 और दूसरा t2। t1 टाइम वो है जो 1/3 डिस्टेंस कवर करने में लगा, और t2 टाइम वो है जो रेस्ट डिस्टेंस को कवर करने में लग रहा। अब यहाँ से फिर हम लोग t1 एंड t2 फाइंड आउट करेंगे। तो A से C का मोशन को कंसिडर करें। A से C वही मोशन है जो 1/3 है, जो क्या है 1/3 है टोटल डिस्टेंस का, जो 1/3 है टोटल डिस्टेंस का। तो अगर यहाँ पे हम लोग A to C बोले तो स्पीड कितना है 20, एंड स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। बताएंगे डिस्टेंस A से C के बीच कितना हम लोग को दिया हुआ है, तो टोटल डिस्टेंस का 1/3, इसका मतलब d/3, और उसमें जो टाइम लग रहा है वो कितना है t1। तो यहाँ से t1 इज इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं t1 इज इक्वल्स टू d/23 60, एंड C to B अगर कंसीडर करें मीन्स रेस्ट ऑफ द डिस्टेंस, ठीक है, रेस्ट ऑफ द डिस्टेंस, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं रेस्ट डिस्टेंस। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्पीड अब डिक्रीज होके कितना हो गया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 15 मीटर पर सेकेंड। स्पीड डिक्रीज होके कितना हो गया 15 मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस कितना हो गया जो कवर करना बचा हुआ 2d/3, और टाइम यहाँ पे जो लग रहा है वो t2 लग रहा है। तो यहाँ से t2 इज इक्वल्स टू क्या लिखा जा सकता है 2d
अपॉन 23, 15 3 जा 45। तो T1 एंड T2 फाइंड आउट कर लिए, तो हम यहाँ पे एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं टोटल डिस्टेंस इज डी, टोटल डिस्टेंस इज डी, और यहाँ पे जो टोटल टाइम होगा T1 प्लस T2, T1 के जगह पे d अपॉन 60 एंड T2 के जगह पे 2d अपॉन 45। थोड़ा सा इसको सॉल्व किया जाए तो d अपॉन यहाँ पे 45 और 60 का एलसीएम कितना होगा, 45 एंड 60, 45 एंड 60, तो 5 9 जा 45, 5 12 जा, सो फाइनली यहाँ पे 3 3 जा 9 एंड 3 4 जा 12। सो यहाँ पे हम लोग को मल्टीप्लाई करना होगा, 5 3 जा 15, 4 जा 60, एलसीएम आ गया। यहाँ पे 60 मीन्स ऊपर आ जाएगा हमारा d, और यहाँ ऐसा करते हैं कि यहाँ पे डायरेक्टली हम लोग 60 एंड 45 का मल्टीप्लिकेशन ही ले लेते हैं, जहाँ पे एलसीएम का कोई टेंशन नहीं होगा। तो यहाँ पे जो ऊपर बचेगा मेरा 45d, और इधर बच जाएगा 62 जा 120d। तो फाइनली d अपॉन ऐसा करते हैं, इसको 1 कर दे रहे हैं, और 60 इंटू 45 अपॉन कितना हो जाएगा, d इज द कॉमन, 45 प्लस 120। अब यहाँ से d और d कैंसिल हो गया, और इसको सॉल्व करने पे हम लोग एवरेज स्पीड फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी फाइंड आउट करना है तो एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी इक्वल होने जा रहा है, बिकॉज मोशन इज स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मोशन होने की वजह से ये जो होगा एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों इक्वल हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी का क्वेश्चन को कर सकते हैं। कुछ और क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि ये एक पॉइंट है ए, और कोई ऑब्जेक्ट ए से जा रहा है, मान लेते हैं डी पे, ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। ये जो डिस्टेंस हम लोग को दिख रहा है, ये टोटल डिस्टेंस का 10% है। ये टोटल डिस्टेंस का 40% है, और ये जो बचा टोटल डिस्टेंस का, ये हम इसको कर दे रहे हैं 70%। तो ये जो बचा हुआ है 20% ऑफ द टोटल डिस्टेंस। तो क्वेश्चन ये है कि एक ऑब्जेक्ट को ए से जाना है कहां तक, डी तक। 10% जो टोटल डिस्टेंस का है उसको ये कवर करने के लिए स्पीड यूज कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड। ए से बी जाने में जो स्पीड है वो कितना है, 10 मीटर पर सेकेंड, जो 10% ऑफ द टोटल डिस्टेंस है। तो क्वेश्चन हो गया 10% ऑफ द टोटल डिस्टेंस इज कवर्ड विद अ कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, और जो 70% है उसके लिए 20 मीटर पर सेकेंड का स्पीड लिया गया, और रेस्ट जो 20% है उसके लिए 40 मीटर पर सेकेंड का स्पीड से कवर किया गया। क्वेश्चन है कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी इस केस में क्या होगा। एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी इस केस में क्या होगा। तो अगर हम बोले कि टी ए से बी जाने में मान लेते हैं कि T1 है, जो कि 10% ऑफ द टोटल डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगा, T1। टी बी टू सी मीन्स बी से सी जाने में जो टाइम लगा वो लगा T2, मीन्स 70% जो डिस्टेंस बचा हुआ उसको कवर करने में लगा T2 टाइम, और फाइनली टी सी से डी जाने में जो समय लगा वो है T3। इसका मतलब बचा हुआ 20% डिस्टेंस को ये T3 टाइम में कवर करता है। और भी इंफॉर्मेशन है स्पीड, यहीं पे इस बार फाइंड आउट करते हैं कि ए से बी के बीच का अगर मोशन को कंसीडर किया जाए तो स्पीड कितना दिया हुआ है, 10 मीटर पर सेकेंड, और ये डिस्टेंस कितना है, तो टोटल डिस्टेंस मान लेते हैं, ठीक है। टोटल डिस्टेंस इज इक्वल्स टू डी मान लेते हैं। तो 10% ऑफ डी होगा, ये 10% ऑफ डी, ये हो जाएगा 70% ऑफ डी, और ये हो जाएगा 20% ऑफ डी।
अब 10% ऑफ डी कितना हो जाएगा, 10% ऑफ डी इज इक्वल्स टू 10 अपॉन 100 इंटू डी, 10 10 100 दैट इज डी अपॉन 10 होने जा रहा है, मीन्स 0.1 डी, 0.1 डी। 70% ऑफ डी क्या होने जा रहा है, 0.7 डी, एंड 20% ऑफ डी क्या होने जा रहा है, 0.2 डी। तो बताइए स्पीड ए से बी जो 10% है टोटल डिस्टेंस का, उसको कवर करने में 10 मीटर पर सेकंड का स्पीड है, तो डिस्टेंस कितना हम लोग अभी जस्ट फाइंड आउट किए, ए से बी के भी 0.1 डी और टाइम लगा t1। तो यहाँ से t1 इज इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, 0.1 डी अपॉन 10, 0.1 डी अपॉन कितना हो जाएगा 10, इसको पॉइंट हटाएंगे तो यहाँ आ जाएगा d अपॉन 100। नेक्स्ट जो होगा B2C का बात करें तो B2C में वेलोसिटी जो हो गया वो 20 हो गया, और जो डिस्टेंस हम लोग फाइंड आउट करके रखे हैं B से C, जो टोटल डिस्टेंस का 70% होगा इज इक्वल्स टू 0.7 डी, और जो टाइम है वो टाइम हम लोग T2 कंसीडर किए हैं, तो यहाँ पे T2 इज इक्वल्स टू हम लोग लिख सकते हैं 0.7 डी अपॉन 20, पॉइंट हटेगा 0 आएगा, तो इस तरीके से 7 डी अपॉन 200। सिमिलरली C से कहाँ जाना हमको, D, ये टोटल डिस्टेंस का कितना है 20%, और स्पीड कितना हो गया वहां पे 40 मीटर पर सेकेंड। टोटल डिस्टेंस जो लास्ट वाला सेक्शन में है मीन C to D, जो कि टोटल डिस्टेंस का 20% है, वो है 0.2 D, और टाइम कितना हो जाएगा t3। सो t3 इज इक्वल्स टू हम लोग लिखेंगे 0.2 D अपॉन 40, पॉइंट हटा 400, मीन्स d अपॉन कितना आ गया 200। तो इस तरीके से हम लोग t1, t2, t3 फाइंड आउट कर लिए। तो एवरेज स्पीड क्या लिखने जा रहे हैं हम लोग, एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू टोटल डिस्टेंस कितना हो गया d, और टाइम कितना हो जाएगा t1 प्लस t2 प्लस t3। तो एवरेज स्पीड इज इक्वल्स टू d अपॉन t1 की जगह पे हम लोग पुट करेंगे d अपॉन 100 प्लस t2 के जगह पे 7d अपॉन 200, और t3 के जगह पे हम लोग पुट करेंगे d अपॉन 200, d अपॉन 200 पुट करेंगे, और इस तरीके से सिंगल वेरिएबल बच रहा है, हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। d अपॉन यहाँ पे कितना हो जाएगा 200, 2d प्लस 7d प्लस d, 2d प्लस 7d प्लस d, तो इस तरीके से d अपॉन 1 लिख दे रहे हैं, और 200 अपॉन 7 प्लस 8 प्लस 2 9d। अब d कैंसिल d को किया, आंसर आ गया 200/9 मीटर पर सेकेंड। 200/9 मीटर पर सेकेंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी दोनों इस केस में क्या होने जा रहा है, सेम। तो इस तरह का क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, जहाँ पे हम लोग को ना तो टोटल डिस्टेंस गिवन होता है और ना ही टोटल टाइम। ऐसे सिचुएशन में हम लोग टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस को तो सपोज कर लेना है, जबकि टोटल टाइम भी t1, t2, t3 ऐसे करके, और फाइनली जो स्पीड गिवन होता है उस स्पीड के हेल्प से टाइम को हम लोग को डिस्टेंस के टर्म में ब्रेक करके और फाइनली फार्मूला में पुट कर दिया जाता है, और फाइनली हम लोग को आंसर मिल जाएगा। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का एक्सेलरेशन होगा। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो एक्सेलरेशन होगा। नेक्स्ट टॉपिक इज एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन को हम लोग स्मॉल a से रिप्रेजेंट करेंगे। एक्सेलरेशन को हम लोग स्मॉल a से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होगा। अब क्यों ये वेक्टर क्वांटिटी होगा, इसकी डेफिनेशन से पता चलेगा। हम इसको डिफाइन करेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ, रेट का मतलब होता है पर सेकेंड, रेट का मतलब होता है पर सेकेंड।
और चेंज का मतलब होता है फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू, फाइनल माइनस इनिशियल, एंड वेलोसिटी को तो v से रिप्रेजेंट करेंगे। तो हम लोग बोल सकते हैं कि चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। मैथमेटिकली रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को ऐसे लिखेंगे डेल्टा, इसका मतलब क्या हुआ डेल्टा, एंड डेल्टा मीन्स हुआ बिगर चेंज, बिगर चेंज, तो डेल्टा v अपॉन टी। अब डेल्टा v अपॉन टी को हम लोग क्या लिखेंगे एक्सेलरेशन। अब बताना है कि वेलोसिटी कैसा क्वांटिटी है, तो वेलोसिटी में डायरेक्शन होता है, क्योंकि ये वेलोसिटी इज रिलेटेड विथ डिस्प्लेसमेंट। तो वेलोसिटी में डायरेक्शन हुआ मींस वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी हुआ। अगर वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी हुआ तो एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी ही होगा। तो फाइनली यहाँ पे हम लोग एक्सेलरेशन को वेक्टर क्यों बोले, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे डेल्टा v इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। फाइनल वेलोसिटी को हम लोग यहाँ पे v से रिप्रेजेंट करेंगे और इनिशियल वेलोसिटी को u से रिप्रेजेंट करेंगे, और इसको टाइम से डिवाइड करने जा रहा है क्योंकि डेफिनेशन है रेट, तो टाइम को t से बोलेंगे। सो फाइनली जो a अगर मेरा देखा जाए तो a इज इक्वल्स टू आ गया v माइनस यू अपॉन टी, v माइनस यू अपॉन टी। ऐसा यूनिट का बात करें तो चेंज इन वेलोसिटी का यूनिट क्या होगा, वही जो वेलोसिटी का यूनिट होगा, और वेलोसिटी का यूनिट तो डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, डिस्प्लेसमेंट मीटर एंड टाइम सेकेंड, तो मीटर पर सेकेंड वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी का हम लोग पुट कर दिए, और नीचे टाइम है तो उसके लिए भी सेकेंड पुट करेंगे जिसका पावर 1 है, कुछ नहीं है तो पावर कितना है 1। अगर इसको हम ऊपर न्यूमरेटर बनाए तो पावर का साइन क्या होगा, चेंज होगा, तो मीटर सेकेंड पे पावर -1 था, एक और माइनस चला गया, इसको हम लोग पढ़ेंगे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए कि जो एक्सेलरेशन है, तीन कंडीशन को यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला कंडीशन कि जब इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाए इक्वल, इसका मतलब कि जिस वेलोसिटी से शुरुआत में चल रहा था वही वेलोसिटी कंटिन्यू कर गया, तो ऐसे सिचुएशन में a इज इक्वल्स टू क्या लिखते हैं v माइनस यू बाई टी। अगर v इज इक्वल्स टू u है तो a इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0, मतलब जीरो एक्सेलरेशन, जीरो एक्सेलरेशन। अभी जो हम लोग एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला देखे थे कि जब यूनिफॉर्म इंक्रीज हो वेलोसिटी में तो वहां पे एक्सेलरेशन क्या होता है कांस्टेंट, लेकिन यहाँ वेलोसिटी ही क्या है कांस्टेंट है, बदल नहीं रहा है, और एक्सेलरेशन 0, ये यूनिफॉर्म मोशन को रिप्रेजेंट करेगा। दूसरा कंडीशन है कि v जो होगा u से ग्रेटर होगा, मीन्स ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी लगातार इंक्रीज कर रहा है। अगर लगातार इंक्रीज कर रहा है तो v माइनस यू जो होगा या डेल्टा v जो होगा वो 0 से क्या होने जा रहा है ग्रेटर होने जा रहा है, क्योंकि v इज ग्रेटर देन u, इसलिए एक्सेलरेशन क्या होगा पॉजिटिव होगा। एक्सेलरेशन क्या होगा ऐसे केस में पॉजिटिव हो जाएगा। ये सेकंड केस हुआ जहां पे एक्सेलरेशन क्या दिख रहा है पॉजिटिव। अब अगर तीसरा बात करें तो v इज लेस देन u, v जो है फाइनल वेलोसिटी जो है इनिशियल वेलोसिटी से कम है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो चेंज इन वेलोसिटी है वो होता है v माइनस यू। अब ये छोटा और ये बड़ा, तो निश्चित रूप से डेल्टा v जो होगा वो नेगेटिव हो जाएगा, डेल्टा v नेगेटिव हो जाएगा और 0 से कम, इसका मतलब ये हो गया नेगेटिव। तो a इज इक्वल्स टू फार्मूला मेरे पास है डेल्टा v बाय टी। अब ये वाला टर्म नेगेटिव और ये पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, नेगेटिव एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इस नेगेटिव एक्सेलरेशन के लिए हम लोग जो टर्म यूज करते हैं वो है रिटार्डेशन, वो टर्म है रिटार्डेशन, या इसी को हम लोग बोलेंगे डिसेलरेशन। इसी को हम लोग क्या बोलने जा रहे हैं डिसेलरेशन। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि एक्सेलरेशन 0 हुआ, पॉजिटिव हुआ, फाइनली नेगेटिव हुआ,
तो अगर नेगेटिव एक्सेलरेशन का बात करें तो ये नेगेटिव एक्सेलरेशन होता क्या है, क्या एक्चुअल में जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो नेगेटिव होता है? तो न्यूमेरिकल वैल्यू नेगेटिव नहीं होता। एक्सेलरेशन में मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन होता है। जो मैग्नीट्यूड होता है ये न्यूमेरिकल वैल्यू है, मैग्नीट्यूड को हम लोग क्या बोलेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यू, और इट इज ऑलवेज, ये हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये हमेशा पॉजिटिव होता है। बट फिर भी एक्सेलरेशन के साथ नेगेटिव साइन है तो कहीं ना कहीं वो नेगेटिव साइन इस डायरेक्शन से रिलेटेड होगा। तो हम यहाँ पे बोलेंगे कि नेगेटिव साइन जो हुआ, नेगेटिव साइन shows that direction of acceleration is opposite to the direction of velocity। मतलब दो जो वेक्टर क्वांटिटी है एक्सेलरेशन एंड वेलोसिटी, हम अगर बोलेंगे अगर ये नेगेटिव है इसका मतलब इसका डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन डिफरेंट। अगर हम बोले कि एक्सेलरेशन नेगेटिव है इसका मतलब ये और ये अपोजिट डायरेक्शन में। अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन सेम है। तो अगर हम बात करें कि पॉजिटिव है एक्सेलरेशन तो डायरेक्शन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन का क्या होगा, सेम होगा। और अगर एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन का डायरेक्शन ऑपोजिट होगा। क्या होगा, ऑपोजिट। ये बात बिल्कुल ध्यान में रखना है कि एक्सेलरेशन के साथ माइनस साइन आने का मतलब ये नहीं हुआ कि उसका मैग्नीट्यूड नेगेटिव हुआ। किसी भी क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, वो हमेशा पॉजिटिव ही होगा। तो हम ये कह सकते हैं कि मैग्नीट्यूड विल नेवर बी नेगेटिव। सो नेगेटिव साइन शो क्या कर रहा है, तो डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। वो डायरेक्शन अगर वेलोसिटी के अपोजिट है तो ऐसे सिचुएशन में नेगेटिव और दोनों सेम डायरेक्शन में है तो हम लोग क्या बोलेंगे, पॉजिटिव। तो इस तरीके से यहाँ पे हम लोग एक्सेलरेशन टर्म को जाने। अगर एक्सेलरेशन टर्म को हमको रियल लाइफ से कनेक्ट करना हो और इसको समझना हो तो हम लोग एक सिंपल वर्ड को जानते हैं व्हीकल्स में, एक्सेलरेटर। एक्सेलरेटर जो होता है वो स्पीड ऑफ कार को इंक्रीज करता है और डिक्रीज करता है। क्या बदलता है, स्पीड ऑफ कार को ये चेंज करने में हेल्प करता है। एक्सेलरेटर will help in changing the speed of car। मीन्स एक्सेलरेटर एक ऐसा डिवाइस है व्हीकल्स में जो कार के स्पीड को बढ़ा और घटा दोनों सकता है। इसका मतलब ये एक ऐसा डिवाइस है जो एक्सेलरेटर का मेजरमेंट करेगा। एक्सेलरेटर जो होगा एक ऐसा डिवाइस है जो एक्सेलरेशन का मेजरमेंट करेगा। तो हमारे पास जो व्हीकल्स में डिवाइस लगा होता है वो तीन तरह का होता है। एक जो डिस्टेंस मेजरमेंट करे, दूसरा जो स्पीड मेजरमेंट करे और तीसरा जो एक्सेलरेशन मेजरमेंट करे। तो अगर डिस्टेंस का मेजरमेंट कर रहा है तो जो डिवाइस होगा उसका नाम होगा ओडोमीटर। अगर हम लोग डिस्प्लेसमेंट स्पीड का मेजरमेंट कर रहे हैं तो उस डिवाइस को बोलेंगे स्पीडोमीटर। और एक्सेलरेशन का मेजरमेंट भी किया जाता है व्हीकल्स में तो इसको बोलेंगे एक्सेलरेटोमीटर, जो एक्सेलरेशन का मेजरमेंट करता है। तो ये तीनों डिवाइस हम लोग को माइंड में रखना है। स्पीड मेजरिंग डिवाइस इज स्पीडोमीटर, एक्सेलरेशन एक्सेलरेटोमीटर एंड डिस्टेंस बाय यूजिंग ओडोमीटर। इस पे बेस से क्वेश्चन कर लिया जाए। एक्सेलरेशन पे बेस्ड क्वेश्चन ये है कि फाइंड एक्सेलरेशन if a motorcycle
if a motorcycle attains a speed 72 किलोमीटर पर आवर in 5 सेकेंड आफ्टर स्टार्ट। बाइक को जैसे ही स्टार्ट किया गया तो जस्ट 5 सेकेंड में बाइक का जो स्पीड है वो 72 किलोमीटर पर आवर पे चला गया। तो बताना है कि वो बाइक ये 5 सेकेंड में कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किया और उसका जो एक्सेलरेटोमीटर होगा वो कितने एक्सेलरेशन को रीड करेगा। तो ध्यान से देखना है आफ्टर स्टार्ट, तो एट द टाइम ऑफ स्टार्ट वी कैन से इनिशियल वेलोसिटी 0। तो इस क्वेश्चन के लैंग्वेज के इंफॉर्मेशन से हम लोग ये पकड़ सकते हैं कि व्हाट इज गिवन। तो जैसे ही आफ्टर स्टार्ट दिया इसका मतलब जिस समय स्टार्ट हुआ होगा वेलोसिटी कुछ भी नहीं होगा और फाइनल वेलोसिटी कुछ समय के बाद कितना हो गया 72 किलोमीटर पर आवर। तो 72 किलोमीटर पर आवर है ये, तो हम इसको लिख सकते हैं 72 इंटू 5/18, 18 4 एंड 5 4 20 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे जो टाइम दिया हुआ है वो कितना है 5 सेकेंड। टाइम इज गिवन 5 सेकेंड। तो अगर ध्यान दिया जाए तो जो हमको फार्मूला है वो ये है v माइनस यू बाई टी। तो a इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे, v का वैल्यू कितना होगा 20 जो फाइनल में अटेंड किया और शुरुआत में कितना था स्टार्ट के वक्त 0 और टाइम कितना है 5। तो 5 4 20 दैट इज एक्सेलरेशन विल बी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब ये 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बोलने का क्या मतलब है, इसका मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी उस बाइक का वेलोसिटी हर 1 सेकेंड में 4 मीटर पर सेकेंड से बढ़ जाता है। हम बोलेंगे इट मीन्स आफ्टर ईच सेकेंड वेलोसिटी ऑफ मोटरसाइकिल increased by 4 मीटर पर सेकेंड। हर 1 सेकेंड में वेलोसिटी कितना से बढ़ जा रहा है 4 मीटर पर सेकेंड से बढ़ जा रहा है। तो क्वेश्चन के इंफॉर्मेशन से हमको u का वैल्यू डिटरमाइन करना था और तब बाकी इंफॉर्मेशन गिवन है। इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजिंग करते हैं कि यही मोटरसाइकिल 72 किलोमीटर पर आवर से चलते हुए ब्रेक लगाया और 5 सेकेंड में रेस्ट में आ गया। तो बताना यहां भी है कि व्हाट इज द एक्सेलरेशन, सेम क्वेश्चन यहां पे क्वेश्चन जो है सेम है। इफ अ मोटरसाइकिल स्टॉप्स फ्रॉम अ वेलोसिटी से 72 किलोमीटर पर आवर into 72 किलोमीटर पर आवर in 5 सेकेंड, what is acceleration? यहाँ पर acceleration क्या होगा, what is acceleration? इस केस में acceleration क्या होगा। तो अगर देखा जाए कि acceleration यहाँ पे पूछा जा रहा है तो मोटरसाइकिल स्टॉप्स का मतलब हो गया फाइनल वेलोसिटी कितना हो जाएगा 0। स्टॉप्स का मतलब हुआ फाइनल वेलोसिटी 0 और इनिशियल वेलोसिटी कितना हो गया 72 किलोमीटर पर आवर और ये हो गया मेरे पास क्या टाइम। तो सब कुछ गिवन है। अगर देखें यहाँ पे ध्यान से तो सब कुछ गिवन है। तो a इज इक्वल्स टू हो जाएगा v माइनस यू अपॉन टी और a इज इक्वल्स टू v के प्लेस पे 72 किलोमीटर पर आवर। तो 72 इंटू 5/18 4 दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड। सो v इज विल बी 0 एंड u जो होगा 20 मीटर पर सेकेंड है ना चेंज करने के बाद, और टाइम कितना लगा 5। ऐसे इसलिए भी टाइम इसको बदलना पड़ा क्योंकि टाइम ऐसे यूनिट में है
और कोशिश होना चाहिए हम लोग का कि आंसर को ऐसा यूनिट में फाइंड आउट करना हो। तो यहाँ पे देखना है -20/5 इज इक्वल्स टू -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पे एक टर्म है माइनस, तो माइनस साइन क्या शो कर रहा है? इट शोज डायरेक्शन ऑफ acceleration is opposite to the velocity। वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में है, और इसका मतलब हुआ कि हर एक सेकेंड में स्पीड कितना बढ़ रहा है? इन ईच सेकेंड वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट increases by 4 meter per second और decreases by 4 meter per second in same direction। जब डायरेक्शन को सेम लिखेंगे तो डिक्रीज बोलेंगे, और डायरेक्शन को अपोजिट बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? इंक्रीज बोलेंगे। डायरेक्शन को जब अपोजिट बोलेंगे तो इंक्रीज, और डायरेक्शन को जब सेम बोलेंगे तो डिक्रीज। तो फाइनली ये जो मोटरसाइकिल होगा रेस्ट में आ जाएगा, रेस्ट में आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन इस टॉपिक से अगर किया जाए, क्वेश्चन है इफ एन ऑब्जेक्ट is dropped from particular height and strikes the ground with a velocity 100 meter per second, then calculate time taken। क्वेश्चन में क्या बोला गया कि एक ऑब्जेक्ट को ड्रॉप किया जा रहा है किसी पर्टिकुलर हाइट से, और वो ग्राउंड में पर स्ट्राइक करता है, वेलोसिटी है 100 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे ध्यान देने वाला बात ये होगा कि ड्रॉप किया जा रहा है, तो ड्रॉप का मतलब हो गया u का वैल्यू 0, और स्ट्राइक कर रहा है इसका मतलब v का वैल्यू हो गया 100 मीटर पर सेकेंड, और टाइम टेकन निकालना है तो t निकालना है, u और v दिया हुआ है। हमको पता है एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू v माइनस u बाई टी, ये नहीं दिया हुआ है, ये नोन है ना, ये नोन है और ये नोन नहीं है। तो इस क्वेश्चन में ध्यान देने की बात यह है कि ऑब्जेक्ट ड्रॉप किया जा रहा है, तो इन केस ऑफ ड्रॉपिंग ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, acceleration is equals to acceleration provided by gravity, और ये वैल्यू कांस्टेंट होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कांस्टेंट होता है कहाँ पे? अर्थ के सरफेस से आसपास। तो यहाँ पे लिख देंगे 9.8, v कितना हो जाएगा 100, u कितना हो जाएगा 0, और टाइम नहीं पता है तो t इज इक्वल्स टू हो जाएगा 100/9.8, लगभग 10 पॉइंट समथिंग सेकेंड लगने जा रहा है इसको ग्राउंड से टकराने में।